चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। जहाँ से अपन ने कल टॉपिक को बीच में छोड़ा था, वहीं से आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मित्रों, कल तक अपन ने जो टॉपिक शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें से अपन ने 6 शेड्यूल तक पढ़ लिया था। आज अपन 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में बात। तो देखिए, 7th शेड्यूल किससे संबंधित है? विषयों का बंटवारा। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, शक्तियों का बंटवारा। अब देखते हैं अपन 7वीं शेड्यूल को किस तरह से उनके विषयों को बांटा गया 7वीं अनुसूची में। तो देखिए फ्रेंड्स, 7वीं अनुसूची के बारे में कर रहे हैं, विषयों का बंटवारा। पहली बात तो आपको इसमें ध्यान रखना है, विषयों का बंटवारा किस अनुच्छेद में 7वीं शेड्यूल में तो बात की है और कहां पर इसका उल्लेख है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 246 246 में भी 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं आपको, उसमें भी आपको उनका उल्लेख मिलेगा। तो आइए बात करते हैं। पहले तो ध्यान रखना है कौन सा आर्टिकल, 246। फिर देखिए इन विषयों को कितने टाइप या कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको आंसर होना चाहिए 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? तो देखिए, संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। ये 3 विषय हैं जो 7वीं अनुसूची में दर्शाए गए हैं। अब मैं बात करूं कि सर संघ सूची में कैसे विषय आते हैं। तो संघ सूची में आपको ध्यान रखना है, जैसे विदेश, रक्षा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज या जनगणना, ऐसे विषय आते हैं संघ सूची में। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। फिर अब देखते हैं जो हमारा ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान, उसमें कितनी अनुसूचियों का उल्लेख था। तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान ठीक है, और वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में कितने विषय हैं। तो आइए अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मूल जो संविधान है उसमें 97 क्या थे, इसमें विषय कितने थे, 97। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें विषय हैं 100। कितने विषय हैं? 100। अब अपन बात करते हैं राज्य सूची। तो राज्य सूची जो हमारे मूल संविधान है उसमें विषय थे 66 और वर्तमान में कितने? 61। अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं ना। वो सब्जेक्ट जा रहे हैं किसमें? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में पहले कितने सब्जेक्ट्स थे? तो आपको ध्यान रखना है 47। कितने थे? 47। अब कितने हो गए? 52। ये 5 सब्जेक्ट इधर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान में संघ सूची में विषय पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 97। कितने? 97। वर्तमान में 100 विषय, ठीक है। फिर राज्य सूची में कितने थे? 66 मूल संविधान में। फिर अब वर्तमान में 61। फिर समवर्ती सूची की बात करें तो मूल संविधान में 47 और वर्तमान में 52। ये विषय। अब बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है?
जहां पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। यहां पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और यहां पर राज्य सरकार। कौन बनाती है? राज्य सरकार। अब मैं बात करूं समवर्ती सूची, तो यहां पर केंद्र, इन विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, दोनों को पावर्स हैं। बट केंद्र पर राज्य के मध्य ऐसा कोई कानून, या मान लो राज्य ने बनाया है, ठीक है, तो यदि केंद्र को लगे दोनों के मध्य ऐसे कानून पर कोई टकराव हो, तो आप उसको केंद्र वाले कानून को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब कोई ऐसा कानून जिस पर केंद्र व राज्य के मध्य टकराव है समवर्ती सूची के विषय में, ठीक है, तो उस कानून को अंतिम रूप से केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है वो ही क्या है? वैलिड रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करें कि सर ये 5 विषय किस संविधान संशोधन के तहत इधर राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किए हुए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1900, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर देखिए इसमें ये 5 विषय कौन कौन से हैं सर, तो आइए अपन इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक विषय है वन, दूसरा है वन्य जीव, तीसरा है शिक्षा, फिर चौथा है नापतोल, फिर कुछ अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित विषय। कैसे? अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित विषय। इसमें अधीनस्थ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड विषय ना होकर जो जिला न्यायालय जैसे सेशन कोर्ट, ठीक है, या फिर दीवानी या जो फौजदारी, दीवानी को आप कहते हो जिला न्यायालय या फौजदारी को कहते हो आप सेशन कोर्ट, तो उनसे संबंधित कोई कानून जो अधीनस्थ न्यायालय के ऐसे कानून जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये 5 विषय हैं आपके जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से किस में डाले गए? समवर्ती सूची में। अब जैसे कोई टॉपिक है जैसे पुलिस, आपके पुलिस कांस्टेबल में सवाल आ रहे हैं पुलिस किस विषय का है, पुलिस किस विषय का या पुलिस किस विषय से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया संघ सूची से या राज्य सूची से या समवर्ती सूची से या फिर संघ राज्य या राज्य समवर्ती, तो आपका आंसर होना चाहिए राज्य सूची से। पुलिस किस में आता है? राज्य सूची में। किसमें? पुलिस आता है राज्य सूची में। फिर देखिए जैसे पंचायती राज, या लैंड, या मैं कह सकता हूं कृषि, एग्रीकल्चर, ऐसे विषय किसमें है? राज्य सूची में। अब समवर्ती सूची की बात करूं तो समवर्ती सूची में मैंने ये 5 तो लिखा है, उसके अलावा जैसे मैरिज, विवाह, फिर कोई उत्तराधिकार से संबंधित कोई लॉ, वो भी किसमें? समवर्ती, या विवाह विच्छेद जैसे कोई तलाक, तो वो भी विषय किसमें? समवर्ती सूची में। तो ऐसे करके
हमारी 7वीं अनुसूची दर्शाई गई है, जिसमें विषयों का बंटवारों का क्या है, उल्लेख। तो उसमें कितने प्रकार के विषय हैं? 3 प्रकार के, संघ सूची व राज्य सूची से संबंधित विषय व समवर्ती सूची से संबंधित विषय हैं। फिर मूल संविधान में और वर्तमान में कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो संघ सूची में 97, वर्तमान में इसमें 100, फिर राज्य सूची में 66, वर्तमान में 61, फिर 47, 52 और 5 विषय किस संविधान संशोधन? 42 संविधान संशोधन। फिर राज्य सूची की बात करें, उसमें पुलिस है, पंचायती राज, भूमि, कृषि, ऐसे विषय आते हैं। फिर मैंने आपको समवर्ती के एग्जाम्पल भी दे दिए, तो एक बार इसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं मित्रों नेक्स्ट 8वीं अनुसूची। अब बात करते हैं अपन 8th शेड्यूल पे। मैं अब 8वीं अनुसूची की बात करूं, 8वीं अनुसूची देखिए, भाषाओं से संबंधित है, संवैधानिक भाषाओं से संबंधित है। और आपको पता होगा कि हमारा भाषाओं से संबंधित एक राजभाषा, उसके लिए एक अलग से भाग है, भाग नंबर है कौन सा? 17, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक उसमें बताए गए हैं। और वो इसका संबंध कहीं ना कहीं 8वीं अनुसूची से है। अब अपन बात करते हैं इसमें, अब पूछ लें संबंधित। अब 8वीं अनुसूची में पूछ लें कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान के में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो आपका आंसर होना चाहिए 8 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 8। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इस 8वीं अनुसूची में? तो आपका आंसर होना चाहिए 22। कितने? 22। अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपका आंसर होना चाहिए 22। तो वर्तमान में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अब देखते अपन बात करें इन 22 भाषाओं के बारे में। सॉरी, आप इसको मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। फिर उसमें 8 भाषाओं को क्या किया गया? ऐड किया गया। आप उसमें थोड़ा देख लेना, मेरे को बोलने में थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अब देखिए 14 के बाद में 15वीं भाषा कौन सी है? 14 के बाद में 15वीं भाषा है भाषा नंबर 15, वो है सिंधी। कौन सी है? सिंधी। अब पूछें कि ये सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। इसका आप ध्यान रखना। 14 के बाद 15वीं भाषा है हमारी जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हुई, उस भाषा का नाम क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए सिंधी। और किस अमेंडमेंट के तहत? तो आपका आंसर होना चाहिए 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। फिर देखते हैं 16, 17 और 18। इसमें देखिए मणिपुरी, जो मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी जो गोवा के पास वाला जो तट है वहां पर बोली जाती है, और नेपाली।
फिर 15, 16, 17, 18 इसको किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए 71 अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1992 1992 के तहत। अब देखना कि नेक्स्ट भाषा है उसमें 19 नंबर, 20 और 21 और 22 ऐसे करके अपनी 22 भाषा हो जाएगी। अब देखिए 4 भाषा कौन कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाएं 19, 20, 21, 22 ये किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई। तो आपको याद रखना है 21 + 71 यानी 92। कौन सा अमेंडमेंट, 92 संविधान संशोधन 2003। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। 4 भाषाओं को किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 21 + 71 92 अमेंडमेंट। बहुत ही बार एक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में सवाल आया हुआ है और ऐसे याद नहीं रहे तो आपको यहाँ से पुटअप करना है 92 और यहाँ पर लाके रख देना, जो आपको अच्छा लगे वो लाके रख देना है। फिर अपन बात करते हैं वापस इसके बारे में, भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची संवैधानिक भाषाओं से संबंधित है। और जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 14। फिर वर्तमान में कितनी है, 22। कितनी है, 22। 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी। कौन सी अमेंडमेंट, 21वें संविधान संशोधन। फिर 16, 17, 18 मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। कौन सा अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट। फिर 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92 अमेंडमेंट के तहत इनको सम्मिलित किया गया। अब एक बात और ध्यान रखना, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। किस भाषा का उल्लेख नहीं है, इंग्लिश का उल्लेख नहीं है। हिंदी का है, ध्यान रखना, हिंदी का है, संस्कृत का है, इंग्लिश का उल्लेख इसमें नहीं है। तो भी कुछ राज्यों में जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में इंग्लिश को राजभाषा बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। अब इसको एक बार आप नोट कर लेना। फिर चलते हैं 9th शेड्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 8 तक तो अनुसूची हमने पढ़ ली, 8 तक का तो मूल संविधान में इनका उल्लेख था। अब आती है 9th शेड्यूल, किससे संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसको सम्मिलित किया गया है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 9th शेड्यूल। तो आइए अपन बात करते हैं। ये 9th शेड्यूल प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको शामिल किया गया। नवीं अनुसूची का संबंध किस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित की गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका आंसर होना चाहिए 31B। और 31B का किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए 9th शेड्यूल का।
ये प्रथम संविधान संशोधन। अब आपके दिमाग में आया कि सर हमारा प्रथम संविधान संशोधन करने के लिए तो दोनों सदनों का क्या चाहिए, बहुमत। परंतु अभी तक तो सर यहाँ पर 1951 ही है। 1952 में पहली बार क्या होगा, लोकसभा का गठन होगा और राज्यसभा का भी क्या होगा, गठन। तो ये संशोधन किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा। और इसके द्वारा किस आर्टिकल को ऐड किया गया, 31A व 31B। और मैं आपको थोड़ा सा विषय से अपन अलग चले तो मैं बताता हूं, फर्स्ट संविधान संशोधन के तहत और क्या हुआ, 31A को भी फर्स्ट संविधान संशोधन से संबंधित, फिर देखना 31B भी पहले अमेंडमेंट के से संबंधित, फिर देखिए 15(4) का संबंध भी किससे है, प्रथम संविधान संशोधन से है। अब 31B का जो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये किससे संबंधित है, ये जो भी भूमि सुधार से संबंधित कानून और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कानून बनाए जाएंगे, वो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे। और 9th शेड्यूल का मतलब है उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन। तो अपन इस पर भी क्या करते हैं, बात। अब 31B के तहत क्या इसमें ऐड किया गया, कुछ नियमों व अधिनियमों, कुछ नियमों व अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण। कुछ नियमों व अधिनियमों को न्याय पुनरावलोकन से संरक्षण, ये किस में बात की गई है, 9th शेड्यूल में। किस में बात की गई है, 9th शेड्यूल में। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या क्या विषय है, वर्तमान में क्या विषय है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या डिसीजन है। अब देखते हैं ये अनुसूची जमींदारी प्रथा के उन्मूलन या समाप्ति, उन्मूलन से संबंधित। अब ये उन्मूलन कैसे होगा, क्योंकि हमने हमारी जो संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, उसमें एक विषय था समाजवाद की प्राप्ति। और समाजवाद की प्राप्ति तभी होगी जब समाज में जितने भी रिसोर्स या संसाधन है उसका समान रूप से वितरण, किस रूप से, समान रूप से वितरण। अब जो समाज में जमीन थी या लैंड जो भी, उस पर जमींदारी वर्ग का या जमींदार वर्ग का बहुत ही बड़ा रोल था, या इनके पास बहुत ज्यादा क्या थे, राइट्स। अब इनका उन्मूलन कैसे करें, ऐसे तो अपन एडॉप्ट कर नहीं सकते, तो इनसे संबंधित कुछ लैंड रिफॉर्म कानून बनाए गए। तो आइए उस पर भी बात करते हैं। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित आपको पता होना चाहिए, जेम्स मिल नाम सुना होगा। जेम्स मिल ने क्या कहा, जमींदारों से अच्छा पूंजीवादियों को बताया, पूंजीवादियों
वादियों को बताया, जमींदारों से अच्छा पूंजीवादियों को बताया। अब हमारा तो रोल मॉडल कैसा था, सोशलिस्ट या समाजवाद, और ये जमींदार वर्ग तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा जो रोल मॉडल हमने अपनाया वो था समाजवाद, जहां पर मिश्रित व निजी दोनों अर्थव्यवस्थाएं क्या चलती हैं, साथ। जबकि अमेरिका वगैरह जो भी विकसित राष्ट्र हैं उनका जो मॉडल होता है इकोनॉमी का वो होता है पूंजीवाद। और इसमें फेबियन समाजवाद में ये बात बताते हैं, किसमें, फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद में जेम्स मिल कहते हैं, जेम्स मिल्स कहते हैं कि पूंजीवादी वर्ग तो रिस्क भी लेता है, क्या लेता है, रिस्क लेता है, मार्केट में जब आता है पूंजी लगाता है, ठीक है, परंतु ये वर्ग तो कुछ भी नहीं करता है, ये वर्ग तो कुछ भी नहीं करता है, बिचौलिए के रूप में काम करता है, ना तो कोई रिस्क लेता है, यदि प्रॉफिट हुआ तो बीच में कर वगैरह या कोई ऐसे टैक्सेशन कलेक्ट कर लेगा, बाकी घर से तो 1 रुपये भी इनकम नहीं लगाता है, ये तो रिस्क भी लेता है, पूंजी भी लगाता है। समझ रहे हो कहने का मतलब। तो इस वर्ग की क्या होनी चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए। ये भी बात किसमें कही गई है, फेबियन समाजवाद में। अब अपन बात करें, नेहरू भी कहीं ना कहीं समाजवाद की ओर उनका ज्यादा क्या था, झुकाव था, किसका, जवाहरलाल नेहरू का। और हमारे पहले प्रधानमंत्री भी कौन बने, पंडित नेहरू। तो आइए अपन बात करते हैं अब जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित यह क्या है, 9th शेड्यूल। अब इनका समाप्ति करनी है तो ऐसे तो इनसे कुछ लैंड वगैरह एक्वायर्ड वगैरह छीन नहीं सकते, तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा, या तो केंद्र सरकार या फिर बनाएगा राज्य सरकार। और राज्य सरकार ये दोनों कानून बनाएगी, वो कानून कैसा कानून कहलाएगा, भूमि सुधार से संबंधित। कैसा, भूमि सुधार से संबंधित। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, 9th शेड्यूल का संबंध जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से, और उन्मूलन कौन, केंद्र या राज्य सरकार करेगी, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे करेगी, लैंड रिफॉर्म बिल लाके या लैंड रिफॉर्म कानून बना के। फिर अपन बात करते हैं यहां पर, अब ये क्या करते हैं, भूमि सुधार का जैसे सरकार एक्ट या कानून बनाती तो ये जमींदार क्या करते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, और कोर्ट के दरवाजे के अनुसार ये आर्टिकल 14, 15 और 19 और 31 इन 4 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या देता, अपना निर्णय, क्योंकि ये चारों किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट से, किससे, मौलिक अधिकारों से। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का किसके पक्ष में जाता, जमींदारों के पक्ष में, किसके। और ये लड़ाई लगभग 1971 तक चलती रही। फिर जब जमींदारों को लगता कि भाई हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है तो वो दरवाजा कोर्ट का खटखटाते और वो कोर्ट निर्णय देता आर्टिकल 14, 15 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, या राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार पे वो निर्णय जाता उनके पक्ष में, जिससे सरकार का मतलब कोई कार्य करती तो सरकार के लिए क्या चैलेंज उत्पन्न हो जाता। तो सरकार ने अपना प्रथम संविधान संशोधन किया और उसके माध्यम से 9th शेड्यूल को जोड़ा और लिख दिया कि जो भी कानून भूमि सुधार से संबंधित बनाए जाएंगे उनको न्यायिक, पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अर्थात नो जुडिशियल रिव्यू, समझ रहे हो, उस पर कोई प्रकार का न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात विधि शून्य घोषित नहीं की जाएगी जो भी कानून भूमि सुधार से संबंधित होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अब देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन है।
अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या डिसीजन है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2007 का, और वो वाद है कोइल वो वाद। और इस समय इस वाद पर निर्णय देती हुई 9 जजों की बेंच बैठी। कितने जजों की? 9 जजों की बेंच। और उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? YK सबरवाल। आप इसको योगेश कुमार सबरवाल, इनका क्या है पूरा नाम है, क्या नाम है? योगेश कुमार सबरवाल। कितनी जजों की बेंच बैठी? 9 जजों की बेंच बैठी। और कब? 2007 में। इस वाद को क्या कहा जाता है? कोइल वो वाद। अब इसमें क्या निर्णय आया? निर्णय यह है 24/4/1973 से पहले जितने भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, जितने भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं 24/4/1973 के पहले के, उस पे तो क्या नहीं किया जाएगा? नो जुडिशियल रिव्यू, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। किससे पहले? 24/4/1973 के पहले के, उस पर क्या नहीं किया जाएगा? नो जुडिशियल रिव्यू। आप इसमें अनुसूची में लैंड रिफॉर्म से संबंधित तो कानून है ही है, साथ ही साथ इसमें जैसे मैं बात बताऊं तमिलनाडु का शिक्षा से संबंधित भी कानून इसमें है। तो इस पर 24 अप्रैल 1973 से पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, और इसके बाद की तिथि के जो भी कानून बनाए गए और 9th शेड्यूल में डाले जा रहे हैं, यदि वो मौलिक अधिकारों की व बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, उस पर क्या कर सकते हो आप? जुडिशियल रिव्यू, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन। 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि ऐसा कोई कानून बनाते हो आप जो मौलिक अधिकारों या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन या उनको मतलब उनके अगेंस्ट में आप यदि जाकर बनाते हो, तो आप कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसको विधि शून्य घोषित कर सकता है। और ये 24/4 की तिथि क्यों? ये 24/4 की तिथि क्यों डिसाइड की गई? क्योंकि इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, और वो निर्णय कौन सा है? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस की ये क्या है? डेडलाइन क्या है? और इससे केस में एक जो संविधान का नया भाग आया वो है मूल ढांचे का या मूल ढांचे की बात आई। इसीलिए 2007 में इस केस में 24/4 को क्या माना? इस डेडलाइन, इस केस की क्या मानी? डेडलाइन। और इसमें कहा गया कि इससे पहले तिथि पर तो आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, और बाद वाले में जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते हो। और ये कब? 2007 में निर्णय 9 जजों की बेंच, योगेश कुमार सबरवाल उस टाइम क्या थे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की, 10वीं अनुसूची। आप इसको एक बार उतार लो अपने नोटबुक में। मूल ढांचे से संबंधित कोई कानून, ठीक है, और इनका सबसे बड़ी बात यदि वो उल्लंघन करता है
मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव है तब तो कोई बात नहीं। यदि ऐसा कोई कानून जो एफआर फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जाकर बनाया जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अपन 10th शेड्यूल की बात करते हैं। 10th शेड्यूल की बात करें तो अपन को इसमें ध्यान रखना है, ये है दल बदल से संबंधित, किससे? दल बदल से संबंधित या एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। अब बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए जब जनता पार्टी की सरकार बनी 1967 में, उस समय उससे पहले एक कांग्रेस पार्टी का पूरा क्या था, एक तरफा राज था। और इस समय लोग क्या करने लगे, पार्टियों को बदलने लगे और कुछ विधायक जिसको कुछ प्रलोभन देते थे वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। हरियाणा के एक व्यक्ति हैं गया राम, ये 1967 की बात है और उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियों को चेंज कर दिया, कभी इधर कभी उधर। तब से इसका नाम कहीं ना कहीं लोग यूज करते आया राम गया राम, समझ रहे हो? तो ये दल बदल से संबंधित है। अब दल बदल होता क्या है, कुछ विधायक या एमपी उनको अदर पार्टी में हित अपने दिखते हैं और वो जाते हैं किसी अदर पार्टी से चुनकर और बाद में क्या करते हैं, इलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी को कोई ज्वाइन कर लेते हैं। उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया गया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, दल बदल से संबंधित कौन से संविधान संशोधन से? 52वें संविधान संशोधन से इसका संबंध है 1985 से। फिर इसमें निर्णय कौन करता है दल बदल से संबंधित? लोकसभा का अध्यक्ष व विधानसभा ये अपने अपने सदन के क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी, ये इनका क्या करते हैं, निर्णय। और ये लागू किस पे होता है, एमएलए या एमपी पर। अब कोई मान लो विधायक है, उनको अपन ने चुन के भेजा और बाद में जाकर वो किसी पार्टी में सम्मिलित होना चाहता है, तो उन पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उन विधेयकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाया गया। और उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा में अध्यक्ष, और विधानसभा में कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। अब उसमें एक दो बात और देखते हैं, जैसे निर्दलीय है कोई, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा में गया, फिर निर्दलीय उम्मीदवार ने क्या किया, किसी पार्टी को क्या कर लिया, उसने ज्वाइन, क्या कर लिया, ज्वाइन। इस कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समाप्त। क्यों, निर्दलियों के ऊपर भी कुछ बाउंडेशन है, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते अपने चुनाव के बाद। आपको पता हो राजस्थान में अभी थोड़ी बहुत कुछ दिन पहले सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, उसमें कुछ गर्माहट ऐसी 10वीं अनुसूची को लेकर हुई थी और कुछ पार्टी के नेता थे वो एक किसी सत्ता दल के पार्टी में अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि सेंट्रल में कुछ उनके जो लीडर्स थे वो कह रहे थे भाई हमारा जो ये राष्ट्रीय दल है उसके कुछ लोग हैं दूसरी पार्टी को बिना पूछे कैसे समर्थन दे रहे हैं या कैसे उनकी सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं, तो या तो उनकी सदस्यता क्या करो, निरस्त करो। ये आई थी ना बातें अखबार में, आपने सुनी होगी। तो निर्दलीय किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। राजस्थान के संदर्भ में बात करें, यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय है, ठीक है, और निर्दलीय नहीं है तो मान लेते हैं बसपा के सदस्य हैं, किसके सदस्य, और अब वो पार्टी से तो बसपा से चुन कर गए और आगे जाकर किसी कांग्रेस या बीजेपी को क्या कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, इसलिए वो दल बदल का क्या उल्लंघन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दल बदल का उल्लंघन।
तो निर्दलीय किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, परंतु अपना समर्थन जरूर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? समर्थन जरूर दे सकते हैं। तो निर्दलीयों के ऊपर क्या बाउंडेशन है? किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, वह समर्थन अपना दे सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करता हूं, कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य ये क्या कर सकते हैं? मनोनीत सदस्य यदि 6 माह में जब उनका मनोनयन होता है, नॉमिनेट होते हैं, तो 6 माह में किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तब तो ठीक है, और 6 महीने तक किसी पार्टी विशेष को ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन माना जाएगा। किसका? एंटी डिफेक्शन लॉ का। उनको क्या है? 6 माह में किसी पार्टी विशेष को ज्वाइन करना होगा, और 6 माह में नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सदस्यता रद्द। और ये निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष। यहां तक आपको बात समझ में आई? दल बदल कानून किससे संबंधित है? दल बदल कानून किससे संबंधित है? 10th शेड्यूल से। और कब? 52वें संविधान संशोधन 1985। किसके? और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? और राष्ट्रपति जी कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये बात भी आप। अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति या कोई एमएलए या एमपी दल बदल कानून का उल्लंघन कर दिया तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। उनके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार उसको अगले आने वाले 6 वर्ष तक वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दल बदल कानून का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उनके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 की धारा 8 के तहत ये सजा का प्रावधान है 6 वर्ष तक, जब से उसकी सदस्यता को खारिज किया जाता है नेक्स्ट 6 वर्षों तक वो क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात करते हो, यदि कोई दल के मान लो 100 सदस्य हैं किसी दल में और उसके 2/3 मतलब 66 या 67 मेंबर किसी अदर पार्टी में जाना चाहते हैं, समझ रहे हो, या कोई यदि 60 सदस्य हैं और उसके 40 सदस्य किसी अदर पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। किसका नहीं माना जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उनको क्या माना जाएगा? मर्ज। क्या माना जाएगा? पार्टी का विलय। समझ रहे हो? ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पहले जब 52वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो वहां पर ये 2/3 की जगह क्या थी? 1/3। पार्टी को मर्ज करने के लिए कितने सदस्य चाहिए थे? 1/3। और 1/3 कितने होते थे? यदि मान लो 30 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। और 30 सदस्यों में से किसी ने 10 ने कहा भाई हम तो इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, समझ रहे हो? तो दूसरी पार्टी में यदि वो जाना चाहते हैं 1/3 मतलब 10 मेंबर, तो वो पार्टी में जा सकते हैं। वो दल का विलय माना जाएगा, ना कि दल बदल कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अब ये संख्या क्या ना कुछ कम लग रही थी तो इसकी 1/3 की जगह 2/3 कर दी। और किस अमेंडमेंट के तहत?
91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 2003 के तहत 91वें संविधान संशोधन। कुछ पार्टियों में क्या होते हैं? विहिप, क्या होते हैं? मुख्य सचेतक, ठीक है। और एमएलए या एमपी अपने पार्टी के सचेतक का यदि कहना नहीं मानते, अब मान लो किसी का चुनाव है और यदि उनको कहे भाई अपनी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करनी है और पार्टी के पक्ष में वोटिंग ना करके किसी अदर पार्टी में वोटिंग कर देते हैं, कोई विधायक या एमएलए मान लो, तो बदल का उल्लंघन माना जाएगा। और यदि वो भी यदि 15 दिन में, नेक्स्ट 15 दिन में यदि माफ नहीं करता है, 15 दिन में माफ नहीं करता है, तो भी दल बदल का उल्लंघन माना जाएगा। ये आपकी 10th शेड्यूल है। तो फ्रेंड, ये भी बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट 10वीं अनुसूची का बार बार सवाल आया हुआ है कि 10वीं अनुसूची किससे ऐड की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए 52वें संविधान संशोधन। किसके तहत? 52वें संविधान संशोधन। कब? 1985। और इसमें कब संशोधन हुआ वापस? 91वें संविधान संशोधन 2000 के तहत। पहले थी 1/3 और उसकी जगह संख्या कर दी 2/3। कितनी कर दी? 2/3। तो अब आते हैं अपन शेड्यूल नंबर 11 पे। बहुत ही इजी, अपन को इसको टॉपिक को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। 11th अनुसूची में मैं अभी यहाँ पर छोटे रूप में बता रहा हूँ, बाकी इसके लिए एक अलग से टॉपिक है पंचायती राज। उसके लिए अपन कम से कम 2.5-3 घंटे का मैटर पढ़ेंगे। अब मैं बता रहा हूँ इसमें 11th अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अपन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखना उसमें अपन एक एक समितियां वगैरह, बलवंत राय मेहता है, लक्ष्मीमल सिंघवी हैं या अशोक मेहता है, जितनी भी समितियां आ रही हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार शॉर्ट रूप में कर देते हैं। 11वीं अनुसूची पहले तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किस अमेंडमेंट के तहत? 73rd संविधान संशोधन 93 नहीं है, 93 में ये अमेंडमेंट क्या हुआ? लागू। क्या हुआ? लागू। कब? 24 अप्रैल 1993 को। और पूछ ले कि हमारे देश में पंचायती राज लागू कब हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 24 अप्रैल 1993। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो पहली बात तो ये समझ आ गई, 73rd अमेंडमेंट से इसको 11वीं अनुसूची को क्या किया गया? ऐड। अब इससे क्या क्या अमेंडमेंट हुए? एक तो 11th नंबर शेड्यूल ऐड हुई, 11वीं अनुसूची। फिर भाग कौन सा इससे? भाग 9th। कौन सा भाग? भाग 9th। और क्या? कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। कहां से? 243 से लगाकर 243 और तक। इसमें पंचायती राज की शक्तियों या पंचायती राज का वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं शेड्यूल जोड़ी गई और भाग 9 और आर्टिकल 243 से 243 और तक, जिसमें 16 अनुच्छेदों का क्या है? उल्लेख। कितने? 16 अनुच्छेदों का उल्लेख। ये आपको छोटी छोटी बातें लगती होगी, परंतु आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछ ले पंचायती राज से संबंधित कितने अनुच्छेद है, तो आपका आंसर होना चाहिए 16। कितने अनुच्छेद होने चाहिए? 16। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां तक आपको मित्रों समझ में आ गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं, और 12वीं अनुसूची है शहरी निकाय से। और किस अमेंडमेंट के तहत? 74वें अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1992। फिर इनके लिए किस बात को जोड़ा गया? भाग 9A। इसके बारे में सब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एज ए परिचय के रूप में इसमें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आपको इतना ही ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची शहरी निकायों से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम मुख्यतः आते हैं।
अब इसके आर्टिकल, अनुच्छेद 243 पी से ओ तक तो पंचायती राज का संबंध था, पी से लेके 243 जेड तक इसमें संबंधित है। और इसमें लगभग कितने अनुच्छेद है? 18। कितने अनुच्छेद है टोटल? 18। और अनुसूची, हाँ ध्यान रखना, अनुसूची इसके लिए कौन सी है? इस अमेंडमेंट के तहत 12वीं अनुसूची क्या की गई? जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं। और इसमें मित्रों विषय कितने हैं? 18 विषय। कितने? 18 विषय। और ये विषय किसको दिए गए हैं? राज्य के विधानमंडल को। राज्य अपना विधानमंडल चाहे जितना शहरी निकायों को अपने सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने या उनसे संबंधित प्रावधान उनके हाथों में दे सकता है। अपन यहाँ पर भी एक बात ऐड कर लेते हैं, पंचायती राज में टोटल विषय कितने? जो 73rd अमेंडमेंट के तहत 29। कितने? 29। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो राजस्थान में पंचायती राज को 23 विषय दिए गए। कितने विषय? 23 विषय दिए गए। और आपको ध्यान होना चाहिए 2010 से पहले राजस्थान में पंचायती राज को कितने विषय दिए गए थे? 18 विषय। कितने विषय दिए गए थे? 18। और उसके बाद 5 विषय 2010 में पंचायती राज को दिए गए थे। गहलोत साहब की सरकार थी और सरपंचों ने कुछ मूवमेंट किया था। कहाँ पर? जयपुर में। और उसके बाद में 5 विषय किनको दिए गए? पंचायती राज को। जो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्राइमरी एजुकेशन वगैरह, ये 2010 में दी गई। और उसके बाद में एक भर्ती आई थी रीट जैसी 3rd ग्रेड टीचरों की, जो जिला परिषद के माध्यम से करवाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर पहले थे 18 और फिर 5। तो राजस्थान में पंचायती राज को वर्तमान में कितने विषय दिए गए? 23 विषय दिए गए। तो ऐसे करके हमारी टोटल अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। आप इसको पढ़ें ढंग से। बहुत ही मैंने जितना लगता था मुझे मैटर, उससे मैंने ज़्यादा मैटर समझाने की इसमें कोशिश की। आप इसको एक बार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताइए और फिर हमारे चैनल को इसमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।